Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. राधे 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 जय श्री कृष्णा आ जाओ राधे 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 आ जाओ शुरू करें हमने लास्ट तक क्वेश्चन कर लिए 87 नाउ क्वेश्चन नंबर 88 ये 2-3 क्वेश्चन है लगातार आएंगे बैक टू बैक आएंगे और शानदार क्वेश्चन अब आपको मिलने वाले हैं कमाल के क्वेश्चन जो है ना वो आपको मिलने वाले हैं आज जबरदस्त 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक मिलेंगे और मजेदार और शानदार मिलेंगे ध्यान से सुनना पहले इस बात को सुनना ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ध्यान से सुनना और दिमाग लगाना कि इसको आप कैसे कर सकते हैं ए वेक्टर ये दिया गया बी वेक्टर ये दिया गया सी वेक्टर ये दिया गया ए वेक्टर को प्लेनर टू ए एंड बी आपका एक वेक्टर है चौथा वेक्टर जो आपको निकालना है जो अज्ञात है जो निकालना है जो अज्ञात है वो निकालना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको दिया गया है एक चौथा वेक्टर है जिसको आप डी वेक्टर कह सकते हैं वो निकालना है उसकी खास बात क्या है कि वो ए और बी के तो कोप्लेनर है मतलब समतलीय है आपका जो ए और बी वेक्टर है उसके तो वो समतलीय है मतलब ए के समतल पर है तथा अगर सी पे उसका प्रोजेक्शन निकाला जाए प्रक्षेप निकाला जाए तो वो 1/√3 आता है तो बताओ वो वेक्टर कितना है तो बताओ वो वेक्टर कितना है अच्छा रिजर्वेशन वाला क्या महिलाओं को रिजर्वेशन वो बिल पहले भी हो गया था काफी लंबे टाइम से अटका पड़ा था सन 2000 से था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेकंड टर्म था शायद यूपीए का उस समय वो उस समय था या फर्स्ट के टाइम था बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया था फिर वो क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से था कि महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाए तो वो लगातार बिल लाने का प्रयास कर रहे थे और फिर उसके बाद में ये पास हो ही गया था फिर अब यहाँ पे भी स्टेट में भी ये लागू कर रहे हैं 50% वाला लेकिन मैं हमेशा देखो मेरा मानना हमेशा एक ही चीज का रहता है कि सामाजिक बदलाव या देश में बदलाव लाने के लिए कानून के जरिए बदलाव लाना सबसे आसान और सबसे कम प्रभावी तरीका है सबसे कम सबसे आसान है कानून बनाना और सबसे कम प्रभावी इसका प्रभाव हमेशा समाज के ऊपर सबसे कम पड़ेगा समाज पर सबसे कम पड़ेगा अगर आप सोचो कि सिर्फ कानून बनाने के अगर एक अच्छा सा कानून हम दे देंगे तो वो सबसे आसान होता है क्योंकि कानून तो आप फटाफट विधानसभा में आपका बहुमत है लोकसभा में आपका बहुमत है तो आप कानून तो ला सकते हैं आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीना भर लगेगा आप कानून बनवाएंगे ड्राफ्ट करेंगे लोकसभा में पास करवा लेंगे राज्यसभा में पास करवा लेंगे ये कानून बन गया तो सबसे आसान तरीका होता है कानून बनाना सबसे आसान तरीका लेकिन ये उतना ही कम प्रभावी होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ जैसे दहेज प्रथा का कानून है दहेज प्रथा के कानून को 50 साल से ऊपर हो गए और शायद उससे ज्यादा भी हो गए होंगे क्या वो कानून आज तक कानून तो बना दिया था ना क्या दहेज बंद हुआ
आप अपने आसपास को देखिए, आप कानूनी तरीके से मत देखिए, आप अपने आसपास में देखिए, क्या ये कम हुआ? क्या किसी मामले में थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ा? तो आप लगेगा ये तो बढ़ा है। सिर्फ आज के टाइम में ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि कोई दहेज कौन नहीं ले रहा है, वो है जिसका बेटा जो है वो इतना समर्थ नहीं है ना, कि भाई वो योग्य हो, तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, लड़की दे दे तो ही बहुत है। वरना अगर थोड़ा सा भी योग्यता दिखती है लड़के में, तो दहेज की मांग शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट नौकरी लग जाओ, फिर देखो लड़के वालों की डिमांड क्या चल रही है, क्या दहेज बंद हुआ? हाँ, बस दहेज के कानून का उपयोग ये होने लग गया कि उसका मिस यूज जो है वो एक बड़े स्तर पे हो रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कानूनी आतंकवाद है ये। जब आपको लड़ाई, जब पति पत्नी में लड़ाई होती है और उस लड़ाई को उन्हें पूरे बड़े स्तर पे फैलाना होता है, तो फिर वो कानून की मदद लेके, इस कानून का उपयोग करके अच्छे से उसको खराब करते हैं। यही करा इसने, वो तो उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि कानून बनाने से अगर चीजें बदल जाती तो ये हो जाए। अच्छा, फिर दूसरा एक चीज और होती है जिसके बारे में हमेशा इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप कानून लाएं, उसके पीछे एक स्टडी होनी चाहिए, एक स्वतंत्र स्टडी होनी चाहिए, एक रिसर्च होनी चाहिए। आपने 50% कानून ला दे, ठीक है, क्या आपने कभी देखा कि इस वजह से सोशल डायनेमिक्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? सामाजिक डायनेमिक्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? हमारा देश का समाज कैसे काम करता है? देखो, 50% गलत नहीं है, हर चीज कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है। ऐसा कोई चीज धरती पे नहीं बनी है जो पूरे तरीके से सही हो। यहाँ पे एब्सोल्यूट नाम की कोई चीज नहीं है, निरपेक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। हर चीज में कुछ गलतियां, कुछ कमियां भी है और कुछ बेहतर भी है। तो अगर आप ये कहें कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो बिल्कुल सहभागिता बढ़ेगी, अच्छी बात है। लेकिन आपको और पॉइंट्स भी देखने होंगे, आपको और भी पॉइंट्स देखने होंगे, आपको दूरगामी भी देखना होगा कि आज से 20 या 30 साल बाद इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। आज 50% दे दिया, महिलाओं की भारत में भागीदारी बहुत कम है, निश्चित तौर पे बहुत कम है। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए 50% आरक्षण दे दिया, ये सराहनीय काम है। लेकिन अगर 20 या 30 साल बाद के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आप देखते हैं कि सोशल डायनेमिक्स बुरी तरीके से प्रभावित भी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारा सोशल ढांचा, हमारा सामाजिक ढांचा उस तरीके से बना हुआ नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल के समझाता हूँ कि हमारे चूरू के आईएएस थे, कलेक्टर थे, के पाठक, जो बाद में आरपीएससी के अध्यक्ष हुए। उन्होंने जो शादी की थी, वो पहले कुंवारे थे जब वो आईएएस बने थे, तो उन्होंने शादी की थी, तो वो एक टीचर से शादी की थी। तो टीचर से शादी की थी, आईएएस थे, टीचर से शादी की थी। क्या आप इस घटना को रिवर्स करके देख सकते हैं? क्या आप इस घटना को रिवर्स एग्जाम्पल बता देंगे जहां पे लड़की आईएएस है और लड़का सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का टीचर है? क्या आप इस घटना को रिवर्स करके दिखा सकते हैं? क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें लड़की आईएएस है और लड़का जो है वो थर्ड ग्रेड में या एलडीसी लगा हुआ है? शादी करते समय अगर लड़की आईएएस लगी हुई है, तो क्या उस लड़के से शादी कर लेगी? क्या आप रिवर्स प्रोसेस में जा सकते हैं? तो फिर आज के युग में वैसे ही हम बता रहे हैं कि शादियों में बड़ी मुश्किलें आ रही है। क्यों मुश्किलें आ रही है? क्योंकि हमने जो सोशल डायनेमिक्स है हमारी, वो इस तरीके से सेट है कि लड़कियां, अब ये गलत सही पे मत जाइए, जो सेट हो गया वो सेट हो गया, उसको सही गलत में नहीं बांधा जा सकता। हमारे यहाँ पे ये होता है कि लड़की जितनी भी पढ़ लेती है, लड़के का स्तर हमेशा उससे ऊपर रखा जाता है। अगर लड़की अगर 10,000 कमा रही है या 20,000 कमा रही है, सरकारी नौकरी है, तो लड़कियां बराबर तक भी एग्री नहीं होती है। लड़कियां बराबर तक भी एग्री नहीं होती है। अगर कोई जेईएन है तो वो जेईएन तक भी शादी नहीं करना चाहती, वो कहते हैं एएन होना चाहिए लड़का, जेईएन तो मैं ही हूँ। लड़का, लड़का फिर जेईएन किस बात का, लड़का तो एएन होना चाहिए। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है अगर हम इस सोशल डायनेमिक्स को समझें। और फिर दूसरा, उनका दिमाग प्रिपेयर किए बिना अगर आप ये समझे, पहले समाज को तैयार करिए इस बात के लिए। 50% गलत नहीं है, 50% सही है पहले, लेकिन समाज को तो तैयार करिए। एक लड़का आईएएस थर्ड ग्रेड की गवर्नमेंट टीचर से शादी कर सकता है, तैयार है। लेकिन क्या आपने लड़कियों का दिमाग इस तरीके से तैयार किया कि कोई भी आईएएस लड़की थर्ड ग्रेड की टीचर से शादी कर लेगी सिर्फ इसलिए कि वो लड़का अच्छा है, इसलिए शादी कर लेंगी? करा के दिखाइए, आप बताइए ऐसा। क्या आपने सामाजिक माहौल ऐसा तैयार किया कि इस तरीके से लड़कियां तैयार हो जाए? नहीं तैयार किया ना आपने। अब आपने ये सामाजिक माहौल तो तैयार नहीं किया, ऊपर से आपने ये खाई पैदा करने के लिए और एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया। 50%, ठीक है, लड़कियां और नौकरी लग जाएंगी, बिल्कुल लग जाएंगी, स्वाभाविक है। लेकिन ये डायनेमिक्स तो चेंज नहीं होंगे ना, ये तो और बिगड़ जाएंगे, ये डायनेमिक्स और बिगड़ जाएंगे। यानी आने वाले 10 या 15 सालों में आप इसका जो दूसरा रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। एक आपको दूसरा रूप देखने को मिलेगा जहां पे बहुत बड़ी तादाद में आपको लड़के लड़कियां कुंवारे मिलेंगे, शादियां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सोशल डायनेमिक चेंज नहीं किया। वो चेंज किए बिना ही आपने सीधा, जैसे आपने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास नहीं किए, आपने सामाजिक स्तर पर प्रयास करने के बजाय सीधा कानून चिपका दिया।
अगर आप सामाजिक तौर पे सामाजिक स्तर पे ठीक करते हैं उसमें टाइम लगता, सामाजिक स्तर पे काम करते हो तो 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन कानून बनाने में से 2 महीने लगते हैं। तो सरकारों को भी पता है कानून चिपका दो ना, महीना 2 महीना लगेगा, कानून दे दो, बात खत्म। और हम तो कह देंगे देखो हम तो कानून बना सकते थे, हमने कानून बना दिया, समाज आप चेंज करो। और मुश्किल काम ही समाज को चेंज करना है, मुश्किल काम तो समाज को चेंज करना है, समाज को बदल के दिखाओ। दहेज 50 साल से चल रहा है और भी आगे चल रहा है, बढ़े ही जा रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा। तो फिर कानून ने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कागज पकड़ाया कि भाई कानून है। लास्ट में जब लड़ाइयां हो, अब दहेज का कानून शादी से पहले काम नहीं आ रहा है, शादी के बाद काम आ रहा है। जब लड़ाइयां झगड़े होते हैं तब काम आता है वो। हो गया, उसका उल्टा मिस यूज हुआ। तो ये इंपॉर्टेंस है कि समाज को बदले बिना अगर आप ये चीजें लाएंगे तो बड़ा अच्छी इंटेंशन होने से चीजें अच्छी नहीं हो जाती। कि मेरा इंटेंशन अच्छा है कि मैं महिलाओं को बराबर की भागीदारी देना चाहता हूँ, बराबर की भागीदारी आप कानून बना के नहीं दे सकते, कानून से आप बराबर भागीदारी नहीं दे सकते। भागीदारी देनी होगी तो समाज को चेंज करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्तर पे वो प्रयास करने पड़ेंगे जहां से वो बड़ी बड़ी आए। आज भी महिलाओं का जो वोट है, स्वतंत्र वोट लगभग नगण्य है। कितनी महिलाएं हैं जो खुद से जाके किसी भी अपने परिवार में किसी भी जेंट्स से पूछे बिना वोट डाल के आती है कि मुझे बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है। यहाँ पर हमारी वोटिंग प्रति व्यक्ति होती ही नहीं है, हमारे यहाँ वोटिंग फैमिली वोटिंग होती है। एक परिवार पूरा का पूरा 8 है या 10 है, सबके सब कांग्रेस को डाल के आएंगे, सबके सब बीजेपी को डाल के आएंगे। और महिलाएं तो ये भी नहीं पूछेगी, महिलाएं तो अपने आदमी या अपने पापा से पूछेगी किसको वोट डालना है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डालना है, बस वो कांग्रेस को देके आएंगे। कितनी महिलाएं हैं भारत में, कितना प्रतिशत है महिलाओं का? आप अपने परिवार में देखिए, अपनी माता जी दादी को उनको देखिए और बताइए कितनी महिलाएं हैं आपके परिवार में जो स्वतंत्र रूप से ये देखती है कि बीजेपी में कौन खड़ा है, कांग्रेस में कौन खड़ा है, किसको वोट देना चाहिए, कितनी है? तो फिर जब महिलाएं वोट देने के लिए भी, सिर्फ वोट देने का अधिकार तो आपने दे दिया, लेकिन वो स्वतंत्रता कहाँ है उनके पास वोट डालने की कि वो अपनी मर्जी से? तो फिर कानून देने से थोड़ी काम हो जाएगा, कानून तो दिया हुआ है आपने वोट डालने का, और पिछले 75 सालों से आपने कानून दिया हुआ है वोट डालने का। जेंट्स है जो स्वतंत्र वोटिंग करता है, लेडीज स्वतंत्र वोटिंग नहीं करती, लेडीज की वोटिंग अभी भी जेंट्स पे डिपेंडेंट है। फिर क्या हुआ उस वोटिंग का? कुछ नहीं। पहले एक वोट डलता था, अब एक जेंट्स के 2 वोट कर दिया आपने। अगर उस जेंट्स के पीछे 3 औरतें हैं, उसकी माँ उसकी बहन, तो 3 वोटें डल रहे हैं, एक बंदा 3 वोट डालेगा। पहले एक जेंट्स एक वोट डालता था, अब एक जेंट्स 2 वोट, कम से कम अपनी पत्नी का वोट तो काउंट कर ही लो, एक जेंट्स 2 वोट हो गए अब। तो अब वोट वही आदमियों की है, औरतों के वोट है ही नहीं। वो कुछ अगर आप सोचो स्वतंत्र, कितना स्वतंत्र आप उम्मीद करते हैं? कितना? 0.1% स्वतंत्र औरतें होंगी जो वोट डालती है, बाकी तो सब ऐसे ही वोट देते हैं। ये चीजें समझो कि ये सिर्फ कानून चिपकाना, जब भी कोई, मैंने कहा ना, जब भी कोई इसको प्रयास नहीं करने हैं तो समझो वो कानून बना रहा है। अगर कोई कानून बना रहा है तो इसका मतलब है उसको बदलाव नहीं करना, उसे सिर्फ खाना पूर्ति करनी है। अगर कानून कोई दे रहा है, सामाजिक बदलाव की बात नहीं कर रहा है, समाज में चेंज करने की बातें नहीं कर रहा है, नीचे से बदलाव लाने की बात नहीं कर रहा है, ऊपर से बदलाव दे रहा है, तो ऊपर से कभी बदलाव नहीं हो सकते। दे दो कानून, एक और कानून दे दो, उसके साइड इफेक्ट जरूर आएंगे, निश्चित तौर पर साइड इफेक्ट आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आया मुझे इस बात पे याद, कि एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है जिसका नाम है एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर का नाम आपने सुना होगा, छोटी सी कंट्री है, ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर की जनसंख्या लगातार गिरती जा रही थी, लगातार गिरती जा रही थी। तो उन्होंने 1998 के अंदर एक कानून लाए, एंटी अबॉर्शन लॉ। एंटी अबॉर्शन लॉ में था कि औरतें किसी भी हालत में अबॉर्शन नहीं करवा सकती, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती। 1998 में वो कानून लेके आए, किसी, चाहे जान जाए, जान जाए, जान जाए तो जान जाए, लेकिन आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। ये कानून 1998 में वो लेके आए। अब हम जानते हैं कि युवा जो होता है उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, गलतियां भी होती है, बहुत से भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स होते हैं, फिजिकल इंटीमेसी होती है, उसमें ऐसी चीजें गलतियां हो जाती है, गलतियां होती है, प्रेगनेंसी आती है, अबॉर्ट आप करवा नहीं सकते, बच्चे को आप रख नहीं सकते। दूसरा केस ले लीजिए, रेप होते हैं, बाई इंसिडेंट अगर रेप में प्रेगनेंसी आ जाए, वो बच्चा आप अबॉर्ट तो नहीं करवा सकते, लेकिन जिस बच्चे को आप, रेप से हुआ बच्चा है, उसको आप ना तो रख सकते हैं, ना आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। अब उस बच्चे का आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात, उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो ये चीजें जो होती गई, 1998 का ये जो कानून वो लेके आए, इस तरीके से जो ऐसे बच्चे भी तैयार होने लग गए जिनकी कोई जगह समाज में नहीं थी। अब वो जो, जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, जो बच्चे माँ बाप के बिना शरण से पैदा हो रहे हैं और जो इस तरीके से तैयार हो रहे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा, वो आगे जाके क्या तैयार करेंगे, अब आप समझ रहे होंगे। इससे जनसंख्या में तो थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आई कि जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन जनसंख्या कैसी बढ़ी वो देखिए। जनसंख्या उनकी बढ़ रही है जो खतरा है, और
आज की डेट में क्या हालत है पता है? 2024 में एल सल्वाडोर के पास दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, सबसे बड़ी जेल, जिसमें अभी उन्होंने 75,000 कैदियों को पकड़ा है। और सबसे बड़ी मर्डर कंट्री वो है, देश में पर डे होने वाले दुनिया के सबसे ज्यादा मर्डर अगर दुनिया में किसी भी देश में होते हैं तो एल सल्वाडोर में। कारण ये वाला कानून। तो आप कई बार बहुत जल्दबाजी में ऐसे कानून ले आते हैं, आप नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट होगा, जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत खराब होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि कानून लाने से पहले आपको ये स्टडी भी करनी पड़ती है कि इसके 10 साल बाद क्या इफेक्ट होंगे, 20 साल बाद क्या इफेक्ट होंगे, सामाजिक इफेक्ट क्या होंगे, समाज में कितना फर्क पड़ेगा, जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो किस प्रकार से इससे प्रभावित होगा। और उसके साथ साथ चलो कानून एक जरूरी है, ले आए, कानून के साथ सामाजिक बदलाव है, उसके लिए आप क्या करोगे, समाज को आप कैसे बदलोगे, कैसे एक लड़की का दिमाग आप चेंज करोगे कि अपने से कम क्वालिफाई। एक फिल्म आई थी की एंड का, है ना, की एंड का फिल्म आई थी, उसका जो हीरोइन थी वो थी करीना कपूर हीरोइन थी, और एक हीरो था, हीरो का नाम कपूर था, अर्जुन कपूर हीरो था। की एंड का आई थी। की एंड का जो मैसेज था वो सिर्फ ये था कि महिलाएं घर चलाए और आदमी घर संभाले, महिलाएं पैसे कमाए, अगर वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है कैरियर में तो महिलाएं चलाए, और घर जो है वो पुरुष चलाए। अब उस मूवी को देखने के बाद जो मेरे घर की महिलाएं थी वो मूवी देखने की बोले क्या क्या बकवास मूवी बनाई है, ये कोई मूवी है, आदमी घर बैठेगा, आदमी खाना बनाएगा और औरतें बाहर कमाने जाएगी, ये कौन सी मूवी है, ऐसी कोई मूवी बनाता है। तो जब मैंने रिएक्शन नोट किया तो मुझे लगा कि इसका मतलब आज भी आप 2023-24 के अंदर भी, ये शायद 2020-21 में हुई थी, तो उस समय भी समाज में ये समझ थी, जबकि मेरे परिवार की जितनी भी औरतें हैं ज्यादातर नौकरी पेशा है, लेकिन उनकी भी दिमाग में अभी भी यही बात है कि आदमी कमाने ही जाना चाहिए और औरत को घर रहना ही चाहिए। तो आप तो कितना बड़ा सोशल टाइम चेंज कर रहे हैं। तो ये समझना होगा कि सामाजिक चीजों को बदले बिना आप कानून लाइए, बुराई नहीं है, कानून जरूरी बनता है, लेकिन कानून के साथ जो सामाजिक प्रयास है वो ज्यादा स्तर पे होने चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो आप फैब्रिक को बिगाड़ दोगे, आप बहुत बड़े स्तर पे फैब्रिक को बिगाड़ दोगे। अभी भी कई कास्ट ऐसी है जिसमें लड़का अगर नौकरी ना लगे तो उसकी शादी नहीं होती। कई कास्ट ऐसी है जिसमें अगर लड़का नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगता है तो उसकी शादी नहीं होती। अगर आप इतना रिजर्वेशन दे देंगे एक्स्ट्रा तो फिर लड़के नौकरी लगना और मुश्किल हो जाएंगे, तो उनकी शादियां कैसे होंगी। उनके समाज के लिए सोचा आपने, उन जातियों के बारे में सोचा जिसमें अभी भी ये संकट है, अभी भी शादियों का ये संकट है। तो आप सोचेंगे नहीं इससे महिलाओं को तो बढ़ोतरी मिलेगी ना। और दूसरा, रिजर्वेशन या आरक्षण देके कभी किसी का भला कर पाए हैं आप? सोचिए, किसी भी चीज को इस तरीके से अगर आप बढ़ावा देंगे तो क्या इससे कोई फायदा हुआ है? नहीं। इससे एक माइनर डिफरेंस आता है, एक बहुत छोटा डिफरेंस आता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है, आप चाहे पीछे पूरी स्टडी करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है तो बताइए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो भी 50% वाला जो दिया है, बिना सोचे समझे सिर्फ एक वोट बैंक को तराशने के लिए जल्दी से किया गया निर्णय है, ना कि काम किया गया। हाँ बात करिए ना, ये दूसरी बात, सरकारी नौकरी कितने को दे दोगे, चलो मान लेते हैं सरकारी नौकरियों पे भी आ जाते हैं। आपने कहा कि आरक्षण है हमारे पास, आरक्षण देते हो, आरक्षण से कितनी सरकारी नौकरी तो दे सकते हो, आरक्षण से आप सरकारी नौकरी तो दे सकते हो, पूरे साल भर में आप कितनी सरकारी नौकरी निकलवाते हो, कितनी निकालते होंगे, पूरे साल भर में कितनी निकालते होंगे, 10,000, 15,000, 15,000 में आरक्षण के हिसाब से मान लीजिए 50% नौकरियां लगी, तो 15,000 में से 7,500 लोगों की नौकरी लग गई, बाकी बाकी को तो ढूंढना ही पड़ेगा, बाकी को तो अपनी योग्यता के साथ जाना ही पड़ेगा। फिर 7,500 के भला कर पाओगे आप एक साल में? एक साल में इस भारत में एक स्टेट में आप 7,500 लोगों का भला कर पाओगे, उसके बाद बचे हुए लोगों का क्या होगा? उनको तो योग्यता के साथ ही जाना पड़ेगा। तो फिर ये तो बिना मतलब की चीज है जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। उससे अच्छा बेहतर है कि वो बिना होता तो कम से कम मजबूत तो होता, वो मजबूत तो होता। अच्छा, दूसरा ये सोचो कि आरक्षण से महिलाओं का जो बौद्धिक विकास है, जो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी आज जो बौद्धिक विकास है, गौर कर लीजिएगा, ये बौद्धिक विकास प्रभावित होगा, क्योंकि जब आज आपकी कट ऑफ जा रही है वो है 60%, कल आरक्षण की वजह से ये कट ऑफ जाने लग जाएगी 50 या 45। अब जैसे ही 45-50 जाने लग जाएगी, आप इस नंबर के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे, ये भूल जाएंगे, आप इसके लिए शुरू कर देंगे, आप अपने आप को नीचे ले आओगे। आप इतना मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, जब कट ऑफ ही 45 रहती है तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है नीचे? तो आप अपने आप को और नीचे ले आओगे, जहां थे आज
उससे नीचे ले आओगे, क्योंकि कंपटीशन तो 45 का ही है, 45 से लाने। हर कोई अपने कंपटीशन देख के तैयारी करता है, कोई भी ऐसा तो नहीं जो 100% के लिए तैयारी करता है, नहीं करता ना। हर कोई देखता है कि मेरी कैटेगरी इतने पे कट ऑफ है, मेरी कैटेगरी इतना कट ऑफ है, मुझे इतनी मेहनत करनी है। हम सब यही करते हैं। अब यही करते तो आप इस कट ऑफ को देख के मेहनत करेंगे, तो अपने आप वो प्रभावित हो गया। चलो वापस से सवाल पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है। 3 वेक्टर है, चौथा वेक्टर अज्ञात है जो हमें निकालना है। जो चौथा वेक्टर है उसका नाम मैं रख लेता हूँ डी वेक्टर, है ना। उसका नाम मैं डी वेक्टर रख लेता हूँ। डी वेक्टर वो है जो हमें निकालना है। अब डी वेक्टर की खास बात क्या है कि वो ए और बी के तो कोप्लेनर है, मतलब एक ही समतल पे। जिस समतल पे आपके ए और बी है उसी समतल पे आपका डी है। तो इससे क्या बात निकल के आएगी, वो देखो, ये एक समतल है, इसी समतल पे आपका ए है, ठीक है। इसी समतल पे आपका बी वेक्टर है, और इसी समतल पे आपका डी वेक्टर है। अब जब ध्यान से सुनिएगा, जब 3 वेक्टर एक प्लेन के ऊपर होते हैं, जब 3 वेक्टर, ये बहुत काम की चीज है, जब 3 वेक्टर एक प्लेन के ऊपर होते हैं तो इन तीनों वेक्टरों से आप एक त्रिभुज बना सकते हैं। एक त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन कुछ छोटा बड़ा करके, कुछ छोटा बड़ा करके। हो सकता है बीच बड़ी हो, छोटा बड़ा करके क्या करना होगा आपको, लेकिन है कि वो एक लेस जो है, ये देखो ये। अब ध्यान से देखना, ये उठा के मैं यहां ले आया, ले आया, ठीक है। वेक्टर को उठा के एक को ले आया, एक वेक्टर को ले आया। अब मैं बी वेक्टर को थोड़ा सा छोटा करके, बी वेक्टर को थोड़ा सा छोटा करके इस त्रिभुज के अंदर सेट कर दूं, ठीक है। ये यहां हो ही गया। और ये मेरा बी वेक्टर रहा, ये लो। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं थोड़ा सा बी वेक्टर को छोटा कर दूं, थोड़ा सा ए वेक्टर या थोड़ा सा बी वेक्टर को छोटा कर दूं, तो ये मेरा त्रिभुज बन जाएगा, ये मेरा त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज बनते ही इन दो वेक्टर्स का जोड़ उस तीसरे वेक्टर के बराबर हो जाएगा, उस तीसरे वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं वेक्टर्स को उठा के इनको जोड़ूं तो मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी ये जो मेरा डी वेक्टर है वो मेरे ए और बी वेक्टर से जोड़ से बन जाएगा। लेकिन किसी वेक्टर को मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जैसे बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बी वेक्टर को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा तो इनका जोड़ जो है वो मेरे डी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो आपका डी बराबर हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा बी क्यों, क्योंकि बी को मैंने लैम्डा से गुणा कर दिया, बी को मैंने लैम्डा से गुणा कर दिया ताकि लैम्डा उसको थोड़ा छोटा बड़ा कर दे, और ऐसे कर दे ताकि इन दोनों का जोड़ डी के बराबर हो जाए। डी के बराबर, ये त्रिभुज नियम हो गया, ये त्रिभुज नियम हो गया। दो भुजाओं का जोड़ बराबर तीसरी भुजा, दो भुजाओं का जोड़ बराबर तीसरी भुजा। डी बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी, इन दो का जोड़। क्योंकि अब देखो बी बड़ी हो सकती है, एक बी को आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक बी को आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि ये त्रिभुज की शेप में आ जाए। तो डी बराबर ए प्लस लैम्डा बी, सही है, सही है। ये आपका डी आ गया। अब आगे क्या कहा गया कि ये जो डी है इसका सी के साथ, सी के साथ प्रोजेक्शन निकालते हैं तो वो इतना आता है, डी का सी के साथ प्रोजेक्शन। ये रहा डी डॉट सी कैप, प्रोजेक्शन मतलब सी कैप, सी कैप के साथ डॉट गुणा कर दो जो कि 1/√3 है, 1/√3 आ गया। मान रख दो, डी की जगह डी का मान रख दो। हाँ ए भी हो जाएगी,
एक मिनट, हमें ए को भी छोटा करना पड़ेगा ना, ए को भी थोड़ा सा कम ज्यादा करना ही पड़ेगा, ए को भी कम ज्यादा करना पड़ेगा, बी को भी कम ज्यादा करना पड़ेगा, ए और बी दोनों को ही कम ज्यादा करना पड़ेगा, तभी हमारा डी बनेगा। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि अगर मैं ए को मुझे छोटा करना पड़ेगा, ए को मुझे यहाँ तक लाना पड़ेगा, इतना ए लेना होगा और इतना बी लेना होगा, तब जाके ये त्रिभुज की शेप ले पाएंगे। तो इसे मैं कर देता हूँ एम ए प्लस एन बी, एम ए प्लस एन बी, है ना। अब ठीक रहेगा, अब एकदम ठीक रहेगा कि भाई मैं ए को एम से गुणा कर दिया, एम से गुणा करने मतलब ए को जितना चाहिए उतना ए को कर लिया, जितना बी को कम ज्यादा करना था उतना बी को कम ज्यादा कर लिया, फिर दोनों को जोड़ूंगा तो वो डी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इन दो का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, एम ए प्लस एन बी, सी के परिमाण को उधर ले जाओ और ब्रैकेट खोल दो, एम ए डॉट सी प्लस एन बी डॉट सी बराबर 1/√3 इंटू सी का परिमाण। बस ये मान रख दो, ए डॉट सी का मान, ये रहा ए और ये रहा सी, दोनों के डॉट गुणा 1 और ये 3, 3 में से 1 गया 2, 2m प्लस बी डॉट सी, 1 -1 0 और -1, ये -1 आ गया, 1/√3। सी का परिमाण, सी का परिमाण है हमारा 1/√3, ये कट गया, 2m माइनस एन बराबर 1। तो कोई भी m और n का मान ले लो ऐसा जिसमें 2m माइनस एन बराबर 1 हो, 2m माइनस एन बराबर 1 हो। तो m का मान 1 और n का मान 1, m का मान 1 और n का मान 1 लेने पर, हाँ a भी चेंज हुआ है ना, m और n दोनों एक एक ले सकते हैं तो भी संतुष्ट कर जाएगा, m और n दोनों एक ले लिए, दोनों एक ले लिए तो d वेक्टर हमारा आ जाएगा a प्लस बी के बराबर, a और b का जोड़ कर दो तो ये जाएगा 2i प्लस जे 2 के, 2i प्लस जे प्लस 2 के। None of these. तो मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, कोई गलती वलती की है, कोई गलती की है तो देख लो। ये हो गया 1 और ये 2 3, ये 3 में से गया 2, ठीक है। ये वाला हो जाएगा तो 1 और -1 और -1 माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर ये 3 कट गया, ये 1 आ गया, 2m माइनस एन बराबर 1। तो इस टाइप का कोई भी लोगे तो वो सही होगा। तो m बराबर 1 ले लूँ और n बराबर 1 ले लूँ तो भी काम करेगा, करेगा तो d बराबर a प्लस बी आ जाएगा। हाँ और भी आंसर आ सकते हैं, जैसे m बराबर 2 ले लूँ और n बराबर 3 ले लूँ, 2 और 3, लेकिन 2 और 3 से भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि आंसर इसमें 4 दे रखे हैं, 4
हाँ तो यूज कर लिया ना, इसमें बैठ नहीं रही है। अब मेरा आ रहा है कि इनमें से तो कोई आ ही नहीं रहा। मेरा नन ऑफ दीज आ रहा है। मेरा तो नन ऑफ दीज आ रहा है। और एक काम करो, एक बार एक क्रॉस चेक कर लो। इन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लो कोई सा ने। एक है ना, क्रॉस चेक कर लिया, मैं किताब में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। आंसर है यार वो। एक एम एन को मान आपस से 1 1 ट्राई करें, थोड़ा सा और ट्राई करना पड़सी। तो प्राण ले ले से अपना कुछ और ट्राई करना। एम बराबर 1 मिनट। अगर -1 और -3 ट्राई करें तो -1 +1 और -3 ट्राई। -1 और -3 ट्राई करें, काम करेगा? अगर ये ट्राई करें तो हमारे पास आ जाएगा -4 आई, -4 आई और -2, -3, -2 +3 +j और -1 आ गया और ये आ जाएगा -1 और -3 -4j। ये देखो, ये माइनस कॉमन आ जाएगा। तो ये भी आंसर है। तो इस हिसाब से तो सही है ये भी आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, क्योंकि एक दूसरा आंसर और है। अगर m बराबर -1 और n बराबर -3 ट्राई करें तो ये वाला आंसर बैठता है, तो ये वाला वेक्टर भी हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन की वजह से दिक्कत आ जाती है कि ऑप्शन सारे ट्राई करके देखो कौन सा हो सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कि मैग्नीट्यूड इतना होगा। मैग्नीट्यूड इतना होगा इसका मतलब है कि ये जो हमने निकाला है इसका परिमाण जो है वो 1/√3 है। परिमाण 1/√3 है ना। क्वेश्चन देखो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, परिमाण लिखा हुआ है, यानी उसका जो परिमाण है जो मोड होगा वो 1/√3 होगा, यानी यहाँ पे मोड लगेगा, यहाँ पे भी मोड लगेगा, ये रहा, ये मोड लगेगा। और मोड लगने की वजह से कई और आंसर भी सही हो जाएंगे, जैसे m=1 और n=3 भी सही हो जाएगा मोड लगने की वजह से। और m=1 और m=3 पे जब निकालोगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला। तो वो मैग्नीट्यूड जो है ना वो मिसिंग हो गया था मैग्नीट्यूड। फिर मैग्नीट्यूड हो गया तो फिर हमारा वो आंसर भी चल जाएगा कि m=1 लें और n=3 लें, वो भी वैलिड आंसर है। जब आप m=1 और n=3 लोगे तो वो प्लस माइनस वाला डिफरेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। (4i-j+4k) ये पूरा आंसर आ जाएगा। ओह कितना कमाल का सवाल था, कितना शानदार सवाल था, दिमाग खा के रख दिया इसने। मुझे सिर्फ पढ़ने में ही लग रहा था इंटरेस्टिंग, ये तो सही में इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये निश्चित तौर पे आईआईटी की शोभा बढ़ाई होगी इसने, है ना। आईआईटी की निश्चित तौर पे आईआईटी वालों की शोभा बढ़ाई होगी इसने। देखो ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी वही कहानी है कि हमारा ए बी वेक्टर समतली है डी वेक्टर के। जब कोई वेक्टर समतली होते हैं तो आपको ए और बी से आप डी को बना सकते हैं, ए और बी से आप डी को बना सकते हैं। हाँ, ए और बी को थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ सकता है, ए और बी को छोटा बड़ा करना पड़ सकता है अगर तीन वेक्टर समतलीय हैं। अगर तीन वेक्टर समतलीय हैं तो फिर दो वेक्टर्स को छोटा बड़ा करके आप डी वेक्टर बना सकते हैं। अब छोटा बड़ा करने का मतलब है गुणा करना, एम से गुणा कर दो, ए को एम से गुणा कर दिया और बी को एन से गुणा कर दिया, एम ए को एम से और बी को एन से गुणा करके जोड़ दिया, इससे आपका डी वेक्टर बन गया। ये हो गया डी वेक्टर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि डी वेक्टर जो बना है उस डी वेक्टर का सी के साथ प्रोजेक्शन निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1/√3 होगा। तो डी का सी के साथ, सी कैप के साथ, क्योंकि प्रक्षेप तो सी कैप के साथ ही निकलता है, तो डी डॉट सी कैप का मैग्नीट्यूड 1/√3 है। फिर ये मान हमने यहाँ रख दिया, डी जो हमने निकाला था वो यहाँ रख दिया, इसको सॉल्व किया, ये शर्त आ गई। फिर यहाँ पे देखो एम और एन के मान क्या क्या हो सकते हैं। एम और एन का मान एक तो हो सकता है एक हो सकता है m=1 और n=3। तो बस वो ट्राई करके निकाला कौन सा ऑप्शन में है, उसके हिसाब से टिक हो गया। अब एक सवाल और मिलेगा आपको करने के लिए, सेम ऐसा ही एक और है, इसको ट्राई करो। सेम सवाल है एकदम एग्जैक्टली वही है जो पिछला सवाल था 89। अरे यार एक सवाल बहुत टाइम खा गया। हाँ वैसे टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीखने को मिल रहा है ना तो टाइम कोई पाबंदी नहीं है।
ठीक है। ये 3 वेक्टर है और आपका एक वेक्टर है जो ए और बी के समतलीय है और सी के साथ उसका जो प्रोजेक्शन है, इस बार मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ, इस बार मोड मत लगाना, इस बार मोड मत लगाना, क्योंकि इस बार सिर्फ ये लिखा हुआ प्रोजेक्शन ऑन सी, सी पे उसका प्रोजेक्शन 1/√3 है, तो इस बार मोड मत लगाना। इस बार मैग्नीट्यूड, देखो छोटे छोटे शब्द है कितने मायने रखते हैं ना, वो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, वो मैग्नीट्यूड का ध्यान न देने की वजह से मोड नहीं लगाया, और मोड नहीं लगाने की वजह से वो गड़बड़ है। प्रक्षेप प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो मोड लगेगा तो उसे प्लस का ही होगा। अब यहाँ नहीं है ना, देखो यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ सीधा निकालना पड़ेगा आपको। तो आपका डी वेक्टर बन जाएगा एम ए प्लस एन बी, और डी डॉट, इस बार मोड मत लगाना क्योंकि सीधा डी डॉट सी क्या बराबर 1/√3 है। इस बार क्वेश्चन ने नहीं कहा कि जो प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, कहा है कि प्रोजेक्शन इतना है, तो प्रोजेक्शन तो सीधा निकलेगा, तो ये हो जाएगा एम ए एक बटा अंडर 3 ए डॉट सी, ए और सी का डॉट गुना 1 -1 -1, ये -1 आ गया। मैंने क्या कर दिया, उससे गुणा कर दिया ना, 2 + 1 आएगा, 2 + 1, ए की सी से गुणा, बी की सी से गुणा करूंगा तब आएगा 1 -1, अच्छा +1, 1 +1 और -1, ये भी +1 आ गया, और वो अंडर रूट 3 आ गया, m + n बराबर 1। m + n बराबर 1। तो क्या क्या ले सकते हैं, एक को 2 ले लो, एक को -1 ले लो, 2 और -1, एक 1 ले सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं, 1 और 0 तो नहीं बैठेगा, 1 और 0 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो 2 और -1 ले लेते हैं, m बराबर 2 ले लिया और n बराबर -1 ले लिया, तो इससे डी वेक्टर आ जाएगा, d बराबर 2a - b। a को 2 से गुणा करके b घटा दो, 2 में से 2 गया, आ गया आई कैप, 2 + 3j कैप, और ये हो गया 2 और हो गया -1 + k कैप। दो और -1 से तो नहीं है। ए डॉट सी बराबर, गलत किया क्या मैंने, ए डॉट सी, अच्छा मैंने तो ए डॉट सी किया था यार पहले, -1 आएगा, -m, m बराबर 1 और n बराबर 2, एक और 2 लेने पर 3 आई, -j और 3 के,
सी आपका आंसर आ गया। अच्छा, इस वेक्टर का नाम भी दिया हुआ था क्या? अच्छा, इस वेक्टर का नाम भी बताया हुआ था इसने आर, जिसको हम डी बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने इसका नाम आर रखा हुआ था। कोई बात नहीं, गलत नाम से पुकार लिया। सवाल वालों ने इसका नाम आर दिया था, हमने इसका नाम डी रख लिया। बुरा तो लगा ही होगा इसको ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का प्रक्षेप का परिमाण बताइए ऑन द वेक्टर, उस वेक्टर के ऊपर जो इन दोनों वेक्टरों के लंबवत है। यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इन दोनों वेक्टरों के जो लंबवत वेक्टर है, जो लंबवत सदिश है, उस सदिश के ऊपर इसका प्रक्षेप निकालना है। समझ में आया? दोबारा से समझाता हूं कि ये जो वेक्टर मैंने बॉक्स में लिखा है, इस वेक्टर का आपको प्रक्षेप निकालना है किनके ऊपर? इन दोनों से जो लंब सदिश बने उस लंब सदिश के ऊपर। है ना? हाँ, मैं वो गणित में हमेशा ही कहता था, गणित में एक मैथमेटिशियन थे जो वो कहते थे गणित के अंदर एक ही चीज को अलग अलग नाम देने का तरीका है। गणित जो है वो सेम चीजों को अलग अलग नाम देने का तरीका है। चीज एक ही है, उसको नाम आप अलग अलग दे सकते हैं। ये सही में भी सच है। गणित में यही खूबसूरती है कि आप एक ही चीज को बहुत सारे नाम दे सकते हैं। चीज एक ही है, नाम आप चाहे जितने दे दो। कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? बी और सी के लंबवत है, इसके और इसके लंबवत है, तो लंबवत दिशा कैसे निकलती है? दोनों के क्रॉस गुणा करने से। क्रॉस गुणा करने से लंब सदिश आ जाएगा, ये डी आ गया। ये वो सदिश आ गया जो इन दोनों के लंबवत है। अब इन दोनों के लंबवत सदिश आ गया, इन दोनों के जो लंबवत सदिश आया है उसको एक पर प्रोजेक्शन निकाल, उस ए का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो ए डॉट डी कैप हो जाएगा, फिर ए डॉट डी कैप हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि मैग्नीट्यूड निकालो, तो मतलब परिमाण निकालना होगा। ए डॉट डी कैप करके उसका परिमाण निकालना होगा। तो पहले डी सदिश निकालो, दोनों के लंब सदिश बनाओ, दोनों की क्रॉस गुणा करो। क्रॉस गुणा करने से आपको हमेशा लंब सदिश मिलता है, तो वो लंब सदिश निकल जाएगा। फिर ए का उसके ऊपर प्रक्षेप निकालना है, तो ए डॉट डी कैप। हाँ, थोड़ा सा जल्दी करो, आज हमें शतक मारना है। तीन माइनस दो आई कैप, दो जे कैप, ए वेक्टर है आपका दो आई, ये आ गया दो, ये अंडर रूट तीन से अंडर रूट तीन कट गया, अंडर रूट तीन बटा दो। प्रोजेक्शन ही तो पूछा है,
इस वेक्टर का इन दोनों के लंबवत वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछा है, प्रोजेक्शन ही निकाला है हमने। क्वेश्चन ने प्रोजेक्शन पूछा और हमने प्रोजेक्शन ही निकाला है। और मैग्नीट्यूड नहीं ऐड किया होता तो ये माइनस सही आता, क्योंकि प्रोजेक्शन प्लस का भी आ सकता है। मैंने दिखाया था, याद करो, एक वीडियो में बनाया भी था। मैंने कहा कि प्रोजेक्शन जो होता है, परछाई जो होती है, वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। अगर मान लो सूरज जो है वो मेरे इस तरफ आएगा तो मेरी परछाई इस तरफ बनेगी। अगर सूरज इस तरफ होगा तो मेरी परछाई इस तरफ बनेगी। बनेगी तो सेम लंबाई की, लेकिन इधर बनेगी तो मैं उसको एक को प्लस बोलूंगा और एक को माइनस बोलूंगा। तो प्रक्षेप जो है वो परछाइयां होती है, परछाइयां प्लस और माइनस दोनों की हो सकती है, जिससे ये पता चल जाएगा परछाई दाईं तरफ बन रही है या बाईं तरफ। दाईं तरफ वाली परछाई प्लस की होती है और बाईं तरफ वाली परछाई माइनस की होती है। अगला, ए वेक्टर दिया है आपको, ए डॉट बी दिया है, ए क्रॉस बी इतना होगा।
कोई ऑप्शन सही भी है क्या? सारी गलत है इसके तो। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, सिर्फ ये सी सही है फिर, है ना? अगर मैं सी लेता हूँ केवल, मैंने सी को बिना मतलब में काट दिया, शायद सी ही एकमात्र है जो इसमें काम करता हुआ दिख रहा है। सी को अगर लेता हूँ, 0 0 0 आई कैप माइनस जे प्लस जे कैप प्लस के माइनस के कैप, बस परफेक्ट, सी ही ठीक है ना? ये सिर्फ टाइम खाने वाला सवाल था बिना मतलब में। ऑप्शन ऑप्शन सही ऑप्शन को पहले ट्राई कर लो तो जल्दी सही हो जाएगा, ऑप्शन को बाद में ट्राई करोगे तो अब पता भी कैसे चले कि कौन सा सही है ना? समय बर्बाद कर रहा था। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये बता दो ये कितना होगा? 2a-b डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस 2b। तरीके से बी वेक्टर मानो, बी वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर मानो, डॉट गुणा को बराबर 1 रखो, क्रॉस गुणा को करो, फिर उसको जो वो बता रहा है उसके बराबर तुलना करो और ए बी सी का मान निकालो। बी वेक्टर को मान लो और वो जो शर्तें कह रहा है उन शर्तों से गुजारते हुए ए बी सी का मान निकालो। हाँ, ये ऑप्शन वाइज ठीक रहेगा क्योंकि समीकरण बहुत सारी बन जाएगी, टाइम लगेगा। तो ऑप्शन वाइज तो चीजें टाइम कम लेती है, ये तो है ही, कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन लागू हो ये इंपॉर्टेंट है कि सवाल इस तरीके से बना हुआ हो कि वो ऑप्शन से हो जाए। अब जैसे ये सवाल है, इसमें ऑप्शन क्या कर ले? अब इस सवाल में ऑप्शन क्या कर ले? तो पहले इस बाहर वाले वेक्टर को तो पड़े रहने दो, अंदर वालों को खोलो। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए प्लस 2 बाहर ए क्रॉस बी। अब हमें इसे खोलना आता नहीं है, हमें आता है ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी को खोलना आता है, तो इस ए को हमें आगे लाना होगा, ये पीछे आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये आगे और ये पीछे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, दोनों से माइनस एक साथ लेके बाहर ले लो, क्योंकि याद रखिए जो हमें खोलना आता है ना वो ये है, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, ये खोलना आता है। ब्रैकेट पीछे होता है, ब्रैकेट पीछे होता है, तो इसलिए हमें वो पहले इस तरीके से सवाल को बनाना होगा। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, 2b। अब 132 माइनस 123 इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, 132 माइनस 123, ए डॉट बी, ए बाहर, माइनस 123 ए डॉट ए, बी बाहर, प्लस 2 132 माइनस 123, तो बी डॉट बी,
ए डॉट बी का मान कितना है निकाल लो। ए को बी से डॉट गुणा करूंगा तो कितना आएगा। पहले सॉल्व भी कर लो थोड़ा बहुत, अगर हल हो सकता है तो। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो बी डॉट बी कितना है, बी डॉट बी निकाल लो, कुछ शायद मदद मिल जाए। बी डॉट बी एक है, क्योंकि बी एकांक सदिश है, बी एकांक सदिश है, ए भी एकांक सदिश है, तो ए डॉट ए बी एक आ गया, ए डॉट ए बी एक आ गया, बी डॉट बी भी एक आ गया। ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा 1/7 √10, ये आ गया 6 प्लस 0 माइनस 6। ए डॉट बी 0 आ गया, और मजा आ गया, तो बड़ा ही मजा आ गया। 0 किसे नहीं चाहिए, ये 0, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका 2a वेक्टर, और ये आपका 0 वेक्टर। ये भी 2a माइनस बी आ गया, ये भी 2a माइनस बी आ गया, तो ये आपका हो गया 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसे खोलेंगे तो आ जाएगा 4a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 a डॉट बी। a डॉट बी का मान 0 है, तो ये फिर से 0 हो गया, और a का परिमाण 1 है, b का 1 है, तो 4 और 1 5 आ गया, आंसर 5। तो अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल। सही है, आगे बढ़े। अगला सवाल, 93। इफ द पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर्स ये और ये है, और अगर ये चारों एक ही पोजीशन वेक्टर है, ये मतलब स्थिति सदिश है, इन्हें रेखा सदिश बनाना होगा। ये सब स्थिति सदिश है, मतलब बिंदु हैं ये सब। ये ए मतलब मूल बिंदु से मिला हुआ वेक्टर है, ये आपका ओ ए वेक्टर हो गया, ये आपका ओ बी वेक्टर हो गया, ये आपका ओ सी वेक्टर हो गया, ये आपका ओ डी वेक्टर हो गया। हेलो, अब इनको 3 वेक्टर बना लो, ए बी बी सी या ए सी बना लो तीनों। एक बना लो ए बी वेक्टर, एक बना लो ए सी वेक्टर, एक बना लो ए डी वेक्टर। 3 वेक्टर बन गए। अब ये समतलीय हैं, इसलिए इन तीनों का जो डॉट गुणा होगा, अधिस्त्री गुणा होगा, वो 0 होगा। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी बराबर 0। क्या बाण में का ए होगा, माइनस प्लस की गलती है, अच्छा -5 होगा, ठीक है। देखो इतने बड़े सवाल को लाके कहाँ गलतियां की है, ये होता है, ये सारा पानी फिर जाता है। देखो इतना बड़ा सवाल, इतना मजे से किया, इतना अच्छा किया, और लास्ट में एक माइनस भूल गए और +5 पे निशान लगा दिया। ये गणित में ऐसा होता है ना, गणित में आपकी एक गलती सारी मेहनत पे पानी फेर देती है ना, एक गलती सारा काम बिगाड़ देती है। और जब मैं कहता हूँ ना, जब तकदीर खराब होते हैं तो सबसे मुश्किल, सबसे जो तकदीर खराब की जो पहचान है वो ये है कि आप गलती करो और वो गलती ऑप्शन में हो, है ना। अगर आपकी तकदीर खराब है तो उस दिन ऐसा होगा जिस दिन आप गलतियां भी करेंगे और आपकी गलतियां ऑप्शन में भी होती है। अगर मैंने मान लो +5 निकाला होता और ऑप्शन में +5 नहीं होता, अगर ऑप्शन में +5 नहीं होता तो मैं दोबारा क्रॉस चेक करता, क्रॉस चेक करके फिर -5 निकल जाता। लेकिन गलती की
और गलती ऑप्शन में ही थी, तो फिर वो टिक हो गया। तो जब भी भगवान पूजा वूजा करो तो हमेशा यही प्रार्थना करते रहो कि गलतियां तो मैं करूं, लेकिन मेरी गलतियां ऑप्शंस में ना हो, या तो मैं गलती ना करूं, और गलती करूं तो वो ऑप्शन में ना हो। ऐसी अलग गलतियां करूं, हट के करूं, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि ऐसी गलतियां करूं कि वो ऑप्शन में ना हो, या तो करूं ही नहीं, और करूं तो ऑप्शन में ना हो। ए बी निकाल रहे हैं फिर। कौन सा आएगा? आंसर बता दो सीधा। ए आएगा क्या? टिक कर दूं ए? ठीक है, डन। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ये अगर कोप्लेनर हो तो कौन सी बात सत्य है? ये तीन वेक्टर, तीन नहीं फिर से चार वेक्टर है यार, नहीं ये ना करो, फिर से चार वेक्टर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों कोप्लेनर है। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ये चारों वेक्टर कोप्लेनर है ना, चारों वेक्टर कोप्लेनर है। तो बताना है कि ए बी डॉट ए सी ये कोप्लेनर है, मतलब जीरो है ही ऑलरेडी। शर्त बतानी है कि कौन सी सत्य है। कौन सा है? ए? 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा।
ठीक है, अगला सवाल। 95। ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर। ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, मतलब एकांक सदिश है। और बताओ कि इनका ये कितना होगा, अदिश त्रिगुणन कितना होगा। एक्चुअली क्या, रेज हैंड वाला ऑप्शन जो है ना, वो मैं बंद कर देता हूँ कई बार, और कई बार वो चालू बाय कोइंसिडेंस वो चालू रह जाता है। क्योंकि इस क्लास में क्या होता है, रेज हैंड काम तो करता नहीं है। अब इस क्लास में अगर मान लो कोई रेज हैंड कर भी रहा है तो भी वो काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ रेज हैंड करने का मतलब होता है कि आप 5-10 मिनट और खर्च करो। रेज हैंड वो करता है, फिर आप जाओ, फिर उसको क्लिक करो, फिर उसको हेलो हेलो करके 2-3 बार बोलो, फिर वो बोलता है हाँ, फिर वो समझाता है, फिर उसको समझाओ। और फिर कई बार प्रॉब्लम कंटेंट की, टॉपिक की नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम कुछ और ही होती है, कुछ और ही पूछ रहा होता है, सर मैं सिलेबस कहाँ से पढ़ूँ, मैं यहाँ कहाँ से पढ़ूँ। तो फिर वो और टाइम खराब हो गया। इस क्लास में रेज हैंड वाला ऑप्शन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। और मुझे नहीं लगता कि ये शायद काम करता भी नहीं है, ये कहीं काम नहीं करता। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के इसको पेश किया जा सकता है, लेकिन ये काम करता नहीं है। क्या आप कभी उम्मीद करते हैं, आप लोग कहते हैं लाइव क्लास में जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो हमको कोई डाउट आता है तो हम खड़े होकर पूछ लेते हैं, क्या ये काम करता है? सही में सोचो, आप लोग में से, क्योंकि अब तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जब ऑफलाइन पढ़ते थे, कहाँ देखा आपने, कब देखा ये आपने कि क्लास में कोई खड़ा हो गया, सर वो 5वीं लाइन बताना, वो 7वीं लाइन बताना, आ गया जितना आ गया, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, आसपास वाले से पूछ लेंगे, या घर जाके पढ़ूंगा तो आ जाएगा। और ठीक है, चल मान लेते किसी ने पूछा होगा, तो 100 में से कोई एक बच्चा होता है जो पूछता है, बाकी 99 बच्चे तो आज तक कभी नहीं पूछे और ना पूछते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, अच्छा, दूसरा ये चलता भी नहीं है, ये चीजें मैंने बताया कि कोई कुछ पूछ रहा है तो पहले उसको समझो कि वो क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है इनके लिए एक डिफरेंट क्लास लगाई जाए, अलग क्लास लगाई जाए, जिसका टारगेट यही हो कि भाई आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा, उन पे बात की जाएगी। तो फिर तो वो होता है कि भाई बाकी बच्चे जिसको डाउट नहीं है वो मत आओ, जिसको डाउट हो वो आ जाओ, है ना। तो ऐसा तो संभव है, लेकिन जो क्लास चल रही होती है, रनिंग क्लास होती है, उसमें शायद ये चीजें काम कर ही नहीं सकती। छोटी मोटी कोई डाउट हो तो आपने सवाल में पूछ लिया, सर एक बार दोबारा समझा दो, यही बस हो सकता है, दोबारा समझा दो, बस इतना ही हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा की जगह बनती ही नहीं है इसमें। पता नहीं, पहले मुझे कहते थे ऑनलाइन में डाउट्स कैसे पूछेंगे, ऑफलाइन में तो हम खड़े होके पूछ लेते हैं। सर यार, मैं कोई दूसरे ग्रह पे पढ़ा के आया हूँ, है ना। जब मैंने शुरू की थी तब कई लोगों के सवाल थे कि ऑफलाइन में तो क्या होता है कि हम क्लास में पूछ लेते हैं सवाल कहाँ हो, तो मैंने कहा यार मैं कोई दूसरे ग्रह पे पढ़ा के आया हूँ, इससे पहले मैं मंगल ग्रह पे पढ़ाता था, मैंने तो कभी नहीं देखा, या मुझे कोई अलग बच्चे मिले हैं कि वो सवाल पूछते ही नहीं है। तो सिर्फ वहीं मिले हैं बच्चे जहाँ पे सवाल पूछा करते हैं, अलग ही जगह है वहां पे हर कोई बच्चा खड़ा हो के सवाल पूछ रहा है, ऐसा कहीं देखा ही नहीं मैंने तो। और जहाँ 500-500 की क्लासेस बैठती हो, 700-700 की क्लासेस पढ़ती हो, वहां कौन खड़ा होता होगा, है ना। जहाँ आप खुल के हंस ही नहीं सकते, वहाँ सवाल क्या पूछते होगे। अब कम से कम आप अपने घर पे हो, कोई चीज अच्छी लगी मेरी और हंसी आ गई तो खुल के हंस तो सकते हो। उन क्लासों में तो कोई बंदे खुल के हंस भी नहीं सकते थे। 2a - b। सही कह रहा हूँ, नहीं हंस सकते थे आप। अब आप लोग कहते कि हाँ हम तो हंस लेते थे, आप लोग अपने साथ वालों को देखते थे कि कौन कितना जोर से हंस रहा है, बस आप उस अनुपात में हंस पाते थे, है ना। सामूहिक होने का यही तो दुख है, आप उसी अनुपात में हंसते हैं जिस अनुपात में बाकी लोग हंस रहे हैं। अगर आपने अपना अनुपात बढ़ा दिया तो आप अलग दिखने लग जाओगे। अगर आपने हंसने का अनुपात बढ़ा दिया, मतलब एम्पलीफाई कर दिया अपनी हंसी को, तो फिर आप अलग ही क्लास में दिखने लग जाओगे। कोई भी बच्चा क्लास में अलग नहीं दिखना चाहता, वो सामान्य दिखना चाहता है, बाकी लोगों की तरह ही दिखना चाहता है। तो इसलिए आप उतना ही हंसते हैं क्लास के अंदर जितना बाकी लोग हंस रहे हैं, है ना। कहते गौर करो, इस क्लास में रहने का, ये सामूहिक में रहने का यही अर्थ होता है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें।
अब आप खुल के हंस सकते हो क्योंकि आप अपने घर पे हो, आपकी हंसी यहाँ तक नहीं आएगी। तो कोई चीज अच्छी लगे तो जोर से हंस सकते हो, बहुत जोर से हंस सकते हो। ये हो गया 4 बी क्रॉस सी, -2 बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी 0, -C क्रॉस ए। अब एक एक को अंदर जाने दो। चलो भाई आओ, पहले तुम आओ। 4 दूनी 8 और बॉक्स बन गया ABC। फिर तुम इससे गुणा हो, ये 0 हो गया क्योंकि 2 A वेक्टर सेम आ गए। आगे वाला भी 0 हो गया क्योंकि 2 A वेक्टर सेम हो गए। फिर B की कहानी शुरू करो। B की बारी, 0 0 माइनस माइनस प्लस, बॉक्स BCA। अब हम इसको घुमा सकते हैं, इसको घुमाएंगे तो ये ABC हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 ABC। लेकिन कहा गया है कि तीनों वेक्टर समतलीय हैं, इसका मतलब बॉक्स की वैल्यू 0 होगी, तो 9 इंटू 0 0। कहा गया ना कोप्लेनर है मतलब समतलीय है, कोप्लेनर मतलब एक ही समतल पे समतलीय, यानी बॉक्स की वैल्यू 0 है। सही है। 96। ना, नहीं, तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर तो 0 नहीं होता, वो तो कोप्लेनर है इसलिए 0 होता है। समतलीय है इसलिए 0 है। तीनों एकांक सदिश है इसलिए अदिश त्रिगुणन 0 नहीं है। इसको तो हमने किया हुआ है ना, इसको तो हमने किया हुआ है, और इसको मैंने कहा भी था, इसका उत्तर याद कर लेना। A+B, B+C, C+A हो तो ये आपका अदिश त्रिगुणन का स्क्वायर होता है। कितना अच्छा लगता है ना जब मेहनत रंग लाती है ना, जब मेहनत रंग लाती है। देखो आपने निकाला हुआ है और तुरंत आंसर दे दिया। अरे बाप रे, 2 होता है या स्क्वायर होता है? स्क्वायर गुणा होता है ना, क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा में स्क्वायर होता है ना। हाँ, क्रॉस गुणा वाले में होता था, जब क्रॉस गुणा होता था तो होता था ये ना, ये वाला होता है ये वो क्रॉस गुणा वाले में था। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, ये वाला होता है आपका ABC का स्क्वायर। और ये जो होता है A+B, B+C, C+A बराबर 2ABC। ये हमने किया हुआ है शायद, है ना। जल्दी कर दो, 3 सवाल और बचा, 97 98 99 100, 4 हो गया। ये तो करेडो से याद आ रही है मैंने।
जब p की जगह इन्हें रखोगा तो देखो ब्रैकेट खुलेगा, a बटा ABC कट गया, ये एक आ गया। b वाले के साथ तो जब b रखोगे तो b डॉट b क्रॉस सी, दो वेक्टर सेम हो गए तो अधिक स्त्री गुणा 0 हो गई, तो वो 0 हो गया। प्लस यहाँ पे भी होगा, b डॉट सी क्रॉस a बच जाएगा, c डॉट सी क्रॉस a 0 हो जाएगा, और b डॉट सी क्रॉस ABC बन जाएगा, ये एक हो गया, और वो भी एक हो गया। एक और एक और एक मिला के 3 हो गया, है ना। ये पहले किया भी हुआ है, ये शायद रिपीट है ना, रिपीट है ना ये, क्यों? शुरुआत में शायद किया हुआ है। ए बी बराबर, ए का परिमाण एक है, बी का परिमाण एक है, ए प्लस बी का परिमाण √3 है। सी माइनस ए माइनस 2b बराबर 3, ए क्रॉस बी बराबर है, तो सी डॉट बी बराबर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 था, शाबाश। वो जो पिछले वाला था क्वेश्चन नंबर 26 था, इसमें एक दिमाग लगा सकते हो। देखो इसमें ये हो सकता है, ये तो दिया हुआ ही है, इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, है ना, तो ये इस तरफ आ जाएगा √3 का स्क्वायर, जो कि हमारा आ जाएगा 3, और इधर अगर हम खोल दें तो ये हमारा आ गया a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a डॉट बी बराबर आ गया 1/2। अब इसे लो और दोनों तरफ b से डॉट गुणा कर दो, b डॉट सी माइनस b डॉट a माइनस 2b डॉट बी, और इस तरफ b से गुणा करोगे तो अधिस्त्री गुणा बन जाएगी, जो कि 0 हो जाएगी, क्योंकि a क्रॉस b है, क्योंकि a क्रॉस b है। a क्रॉस b से b डॉट गुणा कर दोगे तो वो बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स में दो वेक्टर सेम आ गए तो 0 हो जाएगा, तो वो 0 हो गया। b डॉट सी आपको निकालना ही है, और b डॉट a जो है वो आधा है, और b डॉट b के परिमाण का स्क्वायर हो गया, जो कि 1 है, ये 2 हो गया, बराबर 0। तो b डॉट सी बराबर आ गया 5/2। ये कमाल था, सिंपल सा दिख रहा था लेकिन अच्छा था, छोटा सा था और प्यारा सा था, दिखाने में कैसे कुछ और ही दिख रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या करेगा। ए डॉट बी दे ही दिया था, ए डॉट बी से मुझे शक हुआ कि कातिल यही है ना। ए डॉट बी आ गया था, ए डॉट बी आ गया था, ए डॉट बी क्यों देगा बंदा? ए डॉट बी तभी देगा जब आप बी से डॉट गुणा करवाओगे, है ना। बी डॉट बी आपके पास था ही, बी का परिमाण था, मतलब बी डॉट बी है ही, तो बी से डॉट गुणा कराते ही बी डॉट सी भी आ जाएगा। तो फिर दिमाग आया कि बी से डॉट गुणा कराते हैं, और बी से डॉट गुणा कराने से वो तीसरे वाला जो आर्च साइड वाला है वो भी 0 हो गया, क्योंकि बॉक्स बन गया। क्रॉस गुणा तो है ही, एक डॉट गुणा और आते ही बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स में दो वेक्टर सेम हो गए तो 0 हो जाएगा। 99 यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस एंड कोप्लेनर टू दिस। एक ऐसा एकांक सदिश बताइए जो इसके तो लंबवत हो और इन दोनों के समतलीय हो।
क्या करोगे? इन दोनों के समतलीय हो, इसके लंबवत हो, ऑर्थोगोनल हो मतलब लंबवत हो, तो क्या करोगे? ऐसा सदिश कौन सा होता है जो दिए गए दो सदिश के लंबवत हो, दो सदिशों के समतलीय हो और तीसरे के लंबवत हो? दो के समतलीय हो, तीसरे के लंबवत हो। ए के लंबवत बी और सी के समतलीय, ऐसा वेक्टर होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सदिश त्रिगुणा से जो वेक्टर आपको प्राप्त होता है वो बी और सी के समतलीय होता है, बी और सी के समतलीय होता है और ए के लंबवत होता है। बी और सी जिस समतल पे है वो उसी पे होता है और ए के लंबवत होता है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर उसका एकांक सदिश निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने यूनिट वेक्टर पूछा है, मतलब एकांक सदिश पूछा है, तो फिर उसका एकांक सदिश निकाल लेना, परिमाण का भाग दे देना, सदिश बटा सदिश का परिमाण, उससे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? निकाल रहे हो कैसे? सी या सी? ठीक है। लास्ट शतक पूरा। ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर, ए बी सी में से कोई नॉन जीरो नहीं है, कोई भी कोलिनियर नहीं है, एक रेखा में नहीं है, और इनका ये करने पर ये आता है। तो बताओ बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का कोण थीटा है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा? ये सवाल बड़े उच्च दर्जे का सवाल है। ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर है, ए बी सी में से कोई भी जीरो नहीं है, तथा ये कोई भी एक रेखा में नहीं है, तथा बी और सी के बीच का कोण थीटा है, तो बताओ साइन थीटा का मान कितना होगा? वैसे सिंपल है लेकिन वैसे ट्रिकी है। पहले इस टाइप का सवाल किया हुआ है एक, पहले इस टाइप का किया हुआ है, ये तो नहीं किया हुआ, इस टाइप का किया हुआ है। एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि क्या, जैसे भी हमने 100 कर लिया और 100 करके हमें अभी ये छोड़ना पड़ेगा, है ना, 100 सवाल हो गए, 100 सवाल के बाद छोड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें से लगभग 12वीं क्लास तो ये चल रही है, बाकी संडे को गिन लिए तो 14 दिन हो जाएंगे, तो 14 दिन हो गए, यानी आधा महीना हमने वेक्टर पे खर्च कर दिया। अब एक ये आता है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, मेरे मन में रहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी और प्रैक्टिस करते, थोड़ा और प्रयास करते, थोड़ा और पढ़ते, थोड़ा और करते। ये लगता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि हम सवालों को करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और तब तक करते जाएं जब तक एक फील नहीं आ जाए कि भाई अब हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे आने लग गए, अब मुझे सवाल आने लग गए, मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए, अब मुझे क्वेश्चन आने लग गए। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा होने के लिए वही बात है कि फिर आप समय सीमा में बंध नहीं सकते, फिर आप ये नहीं कह सकते कि 6 महीने में कोर्स करा दूंगा या 8 महीने में कोर्स करा दूंगा, है ना। लेकिन एक बात है, अगर उसे गौर से करोगे ये चीज बहुत बेहतर है। अगर हम सिर्फ एक टॉपिक जैसे वेक्टर को पकड़ा, हम 100 पे क्यों बंद करें?
हम 100 पे क्यों बंद करें, हम 200 पे बंद क्यों ना करें, 210 पे क्यों ना करें। हम तब बंद करें जब आपको लगने लग जाए कि अरे यार सर बहुत हो गया, अब तो एकदम क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ी बहुत है तो हम इसको दोहराएंगे तो और हो जाएगा। ऐसे मूवमेंट तक जाके हम उसको छोड़ें, है ना, ऐसे मूवमेंट तक आकर हम छोड़े, या जहां से सवाल रिपीट होना, सारे सवाल हो जाएं और अब रिपीट होना शुरू हो जाए कि अब तो बस सारे सवाल देखे हुए हैं, अब तो जो आप करवा रहे हो वो सब कुछ देखे हुए हैं, अब और मत करवाओ हमें। ऐसे मूवमेंट पे हम आ जाएं। अब ऐसे मूवमेंट को टाइम लगेंगे, और टाइम लगे तो, है ना, तो क्या ये चीज प्रैक्टिकली हो सकती है? तो शायद नहीं हो सकती, है ना, ये नहीं हो सकती। क्या लगता है आप लोगों को, हो सकता ही है ना? लेकिन मन रहता है कि जैसे अब सतीश है, सतीश को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि काश और सवाल कर पाते, लेकिन अगर और सवाल कर पाते तो और समय चाहिए होता, वो हमारे पास नहीं है अब। लेकिन चलो कम से कम ऑनलाइन की वजह से एक फायदा तो हुआ कि आप एक बार में नहीं करा सकते, 3 बार में तो करा सकते हो। तो आप कोर्स 3 बार करवा दो, एक बार में कोई सवाल, एक बार में कोई सवाल, एक बार में कोई सवाल। टाइम मांगेगा ना वो समय चाहिए उसको। 132 माइनस 123। इसके साथ में तो जीरो बी वेक्टर, दोनों तरफ तुलना करने पर, ए वेक्टर की तुलना करने पर, बी वेक्टर की तुलना करने पर, ए वेक्टर का गुणांक ये है और -7 में, और बी वेक्टर का गुणांक ये है। हमारे पास आ गया -c.b बराबर 1/3 ए का परिमाण बी का परिमाण। c.b हो जाएगा c का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा बराबर 1/3 ए का परिमाण बी का परिमाण। ये कट गया, cos थीटा बराबर आ गया -1/3। नहीं, ऐसे में क्या टाइम लगे, जैसे वेक्टर है, अब वेक्टर को हमें एक एक महीने कराएं तब ऐसा हो, एक महीने कराएं, और ऐसे हमारे टॉपिक जो है, ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक की बात करें, अगर उन्हें काउंट करें तो उनकी संख्या तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से शायद कितने होंगे, कितने टॉपिक होंगे, 25-30 तो होंगे। तो कम से कम कितना, एक टॉपिक अगर हम एक महीने चलाएं, जैसे वेक्टर को 12 दिन 14 दिन चला दिया, अगर हम इसे एक महीने चलाएं तो हमें तकरीबन चाहिए होंगे 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल, 1.5 साल तो चलो मान ही लो, 1.5 साल तो पक्का लगे हमें कोर्स कराने कराने में। लेकिन एक बात है, उस कोर्स की जो मजेदारी होगी ना, जो मजा आएगा वो अलग ही होगा, क्योंकि फिर आप इतना बेहतर हो जाते हैं, इतना अच्छा हो जाते हैं कि पूछो मत। क्योंकि एक चीज है, आपने पूरी चीज को अच्छे से पढ़ा है, खूब प्रैक्टिस की है, और अकेले प्रैक्टिस नहीं की है ना, मेरे साथ मिल के प्रैक्टिस की है, तो वो चीज तो और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया 1/9 8/9 2√2/3 आंसर आ गया। हाँ नहीं देखो, टाइम तो अच्छी चीजों में टाइम लगता है यार, ये चीजें पढ़ने लायक है। अब मान लो हम इसको छोड़ रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि अभी भी जगह है, अभी भी इसमें जगह है। अच्छा, इसमें क्या किया मैंने, सी को आगे ले आया, सी को आगे ले आया क्योंकि मुझे 132 माइनस 123 का नियम लगाना था, और उस नियम के लिए मुझे सी वेक्टर को आगे लाना होगा, तो सी वेक्टर को मैं आगे ले आया, और फिर मैंने 132 माइनस 123 का नियम लगा दिया। अब मैं दोनों तरफ तुलना करूंगा, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। इस तरफ मैंने 0 बी वेक्टर लिख दिया, ठीक है, ताकि मैं तुलना कर सकूं ए वेक्टर से ए वेक्टर के गुणांक की, बी वेक्टर से बी वेक्टर। देखो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का गुणांक ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, दोनों की तुलना कर ली। बी वेक्टर के गुणांक की तुलना भी कर सकता था, लेकिन कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया
अगर ये पूछा जाता कि सी और ए के बीच का कोण कितना है या सी डॉट ए कितना है, तो फिर हम आगे करते। मैं यहाँ आया, फिर अच्छा क्या काट दिया मैंने, वो बी और सी है यार, ये मेरा नाम यहाँ पे गलत है, बी और सी का परिमाण है। ये बी का परिमाण है, ये सी का परिमाण है, ये बी का परिमाण, ये सी का परिमाण, ये यूं कटता है, ये दोनों कट गए, गलती से कट गए वो, मतलब वो गलत लिख दिया गया था, अब ठीक है, फिर वो कट गए, कॉस थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा से हमने साइन थीटा कन्वर्ट कर लिया। एंगल बाइसेक्टर पढ़ा दिया मैंने, और एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक याद करो, क्या कमाल से पढ़ा था हमने, कोण समद्विभाजक है ना, याद है आप लोगों को, कोण समद्विभाजक याद है, कोण समद्विभाजक पढ़ा था हमने, और क्या मैंने कहा था कि क्या गजब आइडिया उन्होंने कोण समद्विभाजक पे लेके आए थे। अगर बी और सी का कोण समद्विभाजक ए बराबर होता है लैम्डा बी कैप प्लस सी कैप, और ये क्यों होता है, इस बार हमारे सारे सवाल बेसिक थे, इस बार वेक्टर के जो भी सवाल थे ना वो सारे बेसिक थे, इस बार मैंने वो सवाल कराए नहीं है कि जो बहुत लंबे चौड़े सवाल है, इस बार जितने भी 100 सवाल हमने किए सबके सब एकदम बेसिक बेसिक, ऐसा परसों पढ़ा था, मतलब कविता कह रही परसों पढ़ा था, यानी आज ये 12वीं क्लास है तो 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था, तो वहां जाके देख लेना। तो 100 क्वेश्चनों में हमने लगभग लगभग, अब सारी वैरायटी वही बात है, कहीं ना कहीं अपने को रुकना पड़ रहा है, अगर रुकना ना पड़े तो आप उसमें और भी चीजें ला सकते हैं, लेकिन वही बात है 14 दिन तो हो चुके हैं, 14 दिन तो हो चुके हैं, और फिर भी लग रहा है कि चलो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाती, थोड़ी और हो जाती, तो वो अब और करते हैं, तो ये 15 दिन और ले लेगा, अब 15 दिन और ले लेगा तो फिर और टॉपिक रह जाएंगे, तो आपको एक लंबा टाइम चाहिए होता है इनको करवाने के लिए, लेकिन हमारा ठीक है, ऑनलाइन की वजह से कम इतना तो हो सकता है कि आप एक बार में पूरा नहीं कर, एक बार में देखो पूरा सोच के देखो, मैं एटलीस्ट 3 क्लासे लेता हूँ, 3 क्लासे, लोग 3 क्लासे में 3 बैच निकालते हैं, लोग 3 क्लासेस में 3 बैच निकालते हैं, नहीं है तो जयपुर में पता कर लो, जयपुर में 3 क्लासेस में 3 बैच निकलते हैं, 1.5-2 घंटे का एक बैच, 2 घंटे का दूसरा बैच, 2 घंटे का तीसरा बैच, यहाँ तो एक ही बैच में तीन तीन हमारी 3 क्लासेस चलती है अलग अलग, ठीक है ना, तो हम तो ऑलरेडी पूरा कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम तो 100 करवा रहे हैं, वहां तो 100 के सवाल ही नहीं उठता कि कोई 100 करवा दे, क्योंकि वहां तो 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास आती है, 1.5-2 घंटे में वो 6 महीने में 8 महीने में कोर्स पूरा करवा देते हैं, वो खाली कोर्स का एक इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कोर्स नहीं करवाते, कोर्स का इंट्रोडक्शन कहते हैं देखो बेटा ये सदिश होता है, ऐसे जुड़ता है, ऐसे घटता है, ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे उत्तर आते हैं, बात खत्म, बाकी तुम प्रैक्टिस कर लेना। हम तो यहाँ बैठ के साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा तो रात दिन का अंतर है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ रिजल्ट आने दो आपको पता लगेगा कि हम में और उनमें कितना अंतर है। हाँ नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग।